नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 92वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा के बारे में। शास्त्रीय भाषा क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप सीधे तौर पर इस भाषा के बारे में एक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यह एक ऐसी यूनिक भाषा होती है जो अत्यंत प्राचीन होती है। यानी हम देख सकते हैं कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम संस्कृत को ले लेते हैं और इसके अलावा भी अपने खरोष्टी, अरमाइक और हिब्रू लिपि है। इस प्रकार की लिपियों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की होगी। तो यह भाषाएं क्या होती हैं, यह शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर एक कंडीशन और अप्लाई होती है, जो कि हम देख सकते हैं यह यूनिक होने के साथ साथ क्या होता है कि इसकी अपनी एक पहचान होती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसको किसी भी अन्य भाषा से लिया नहीं जाता। यह स्वयं में प्राचीन होती है। तो इस प्रकार से हमने जानकारी प्राप्त की कि शास्त्रीय भाषा किस प्रकार की होती हैं। संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा इस व्याख्यान में हम करने वाले हैं। किस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं, उनसे संबंधित जो टॉपिक होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण है संस्कृत। हमारे भारत में यदि हम शास्त्रीय भाषा को देखें तो शास्त्रीय भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण हमें संस्कृत देखने को मिलेगी, क्योंकि यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, यानी विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संस्कृत में लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उसमें खगोल शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, विभिन्न प्रकार के जो शास्त्र हुआ करते हैं। और हम देख सकते हैं वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इन सभी में संस्कृत लिखी हुई आपको दिखाई देगी। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और हम देख सकते हैं कि संस्कृत को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा होने का दर्जा प्राप्त है। यह विश्व की जो हिब्रू और लैटिन जो भाषाएं पाई जाती हैं तो इन भाषाओं से भी प्राचीन है। हम देख सकते हैं कि हिब्रू और लैटिन जैसी भाषाएं इजराइल व पैलेस्तीन में प्रयोग की जाती थी। इजराइल भी ऐतिहासिक एक क्षेत्र है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन धर्मों के जो कि यहाँ पर टेम्पल्स बने हुए हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ से कि क्या होता है कि जो कैलिफेट्स होते थे, जो खलीफा होते थे, और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म की जो शुरुआत हुई उसके तथ्य वहाँ पर मिलते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इजराइल है जो वह जूस का भी प्रमुख केंद्र रहा है। जूस हुए और हम देख सकते हैं मुस्लिम धर्म हुआ है, तो ये इन्हीं सब का केंद्रों से माना जाता है। तो यहाँ पर हिब्रू लैटिन जैसी जो भाषाएं प्रयोग की जाती थी जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो उनसे भी पुरानी हमारी संस्कृत भाषा है। अंग्रेजों ने एक कथन दिया था, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इनके द्वारा कहा गया था कि जब यह भारत में आए तो भारत के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की बातें अंग्रेजों के द्वारा कही गई। उनके द्वारा यह कहा गया, सारी दुनिया में यह प्रचार किया गया कि भारत को सभ्य हमने वहाँ जाकर बनाया है। यह नहीं कहते थे कि इन्होंने भारत को उपनिवेश बनाया है, यहाँ पर इसको लूटा है। और इनके द्वारा क्या बातें की जाती थी, हम यहाँ की जातियों को, जो यहाँ पर पिछड़े हुए लोग हैं, आज भी हाथी की सवारी करते हैं, हम इनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहते हैं, तलवार और भालों के माध्यम से युद्ध करते हैं, तो गन देना चाहते हैं, तोपें देना चाहते हैं। तो इस प्रकार की बातें यह विश्व में फैलाते थे कि भारत को हमने सभ्य बनाने का कार्य किया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो अपनी अंग्रेजी भाषा है, तो अपनी अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द कहाँ से ले लिए, संस्कृत से, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत पहले से ही लिखे गए हैं। जैसे कि हम देख सकते होंगे, मात्र बना मदर, पित्र बना, जो हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषा में जो पित्र कहा जाता है वह बना पापा या फादर। ब्रादर यानी भ्राता बना इनका ब्रदर। शिवर यानी यहाँ बना सिस्टर। जियोमेट्री वहाँ जाकर बनी त्रिकोणमिति। टिग्नोमेट्री वहाँ पर बोली जाने लगी। द्वार हमारे यहाँ पर द्वार बोला जाता था, तो वहाँ से इन्होंने शब्द लेकर इसको डोर कर दिया, माँ को मी कर दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं नमन, जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाता था, तो उसका नाम नेम कर दिया।
नामन यानी नाम संस्कार होता है, नमन संस्कार होता है, तो उस प्रकार से यह प्रयोग किया जाता है नाम के लिए, तो उन्होंने नेम बना दिया गया। सेमी स्माइल एकहा, एकहा जो संस्कृत का शब्द है, एकहा यानी इक्वल होता है, तो इन्होंने अपने यहाँ पर इसको इक्वल बना दिया। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा से इन्होंने कितने ऐसे शब्द हैं, प्रमुख शब्द हैं जिनको लिया है। और देख सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वह भारत से निकल कर आती थी, तो उन्होंने हमें सिखाया नहीं है, हमसे बहुत कुछ सीखा है। तो आप देख सकते हैं कि यह शब्द कहाँ से, संस्कृत भाषा से अंग्रेजी भाषा में लिए गए हैं, जो कि बहुत ही प्रमुख शब्द हैं। आगे जानकारी लेते हैं शास्त्रीय भाषा के बारे में। तो शास्त्रीय भाषा में संवैधानिक दर्जा देने की बात की जा रही थी। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमारे समय में, हमारे देश में लंबे समय तक यह प्रयास किए गए, यानी एक लंबे अरसे के बाद शास्त्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को स्वीकार किया गया। इसके पहले आपने आधिकारिक भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आधिकारिक भाषा के तौर पर आज भी हम देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से हिंदी को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि क्या होता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विवाद चलते हैं। और हम देख सकते हैं कि संस्कृत बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन हम देख सकते हैं प्राचीनतम भाषा होने के कारण इसको बार बार यह प्रयास किए जा रहे थे कि इसको क्या होना चाहिए, शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम 2004 की बात करते हैं, तो 2004 में इसमें कुछ सामने बातें रखी गई, जिसके आधार पर 6 भाषाओं को शास्त्रीय रूप से शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो हम देख सकते हैं कि समय समय पर क्या हुआ कि शास्त्रीय भाषाओं को यहाँ पर शामिल किया गया। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 2004 में तमिल भाषा को क्या किया गया, शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में ही, और हम देख सकते हैं मलयालम को 2013 में तथा उड़िया को 2014 में यहाँ के शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यह जो लाइन है आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही प्रमुख जानकारी है। हमारी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 6, और आपको याद रखना है तमिल को 4 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। सबसे पहले स्वीकार की जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो वह हमारी तमिल थी। और हम देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर संस्कृत को क्या किया गया, शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। क्राइटेरिया देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्राइटेरिया होते हैं भाषा में शामिल करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि जो भाषा है वह 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो आयु है 1500 वर्षों से भी, यह भाषा 1500 से 2000 वर्ष तक पुरानी होनी चाहिए। इस भाषा में लिखे प्राचीन ग्रंथ, यानी हम देख सकते हैं कि 2000 वर्ष पुरानी बात की जा रही, तो इससे भी पुरानी हो सकती है, क्योंकि हम देख सकते हैं संस्कृत भाषा के 5000 साल पुराने ग्रंथ भी हमारे लिए यहाँ पर मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा है बहुत ही प्राचीन भाषा है। इस भाषा में लिखे प्राचीन ग्रंथ होने चाहिए, तो प्राचीन ग्रंथ भी हमारे यहाँ पर मिलते हैं। भाषा स्वयं का अस्तित्व होना चाहिए, जो भाषा होती है उसका स्वयं का अस्तित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरी भाषा से लेकर इसको बनाया गया हो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई हिंदी से भी निकल कर कई भाषाएं निकल कर आई, जैसे खरोष्टी है, अरमाइक है, यह हिंदी का भी स्वरूप हुआ करती थी। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की कोई भाषा नहीं होनी चाहिए जो दूसरी भाषा से उत्प्रेरित हो। शास्त्रीय भाषा में लिखी हुई भाषा अलग होनी चाहिए, यानी यूनिक होनी चाहिए, जो कि सभी भाषाओं से अलग होनी चाहिए। इन्हीं बातों के आधार पर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो आपने इसके क्राइटेरिया समझे। शास्त्रीय भाषा बनने के फायदे क्या होते हैं, कोई भी भाषा जब शास्त्रीय भाषा बन जाती है तो इसके फायदे क्या होते हैं। इसको संरक्षण देने के लिए प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। तो हम देख सकते हैं कि जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है तो सरकार के द्वारा इसके लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उसका अच्छे से संरक्षण किया जा सके। इस भाषा में लेख लिखने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके जो लेख लिखे जाते हैं उनको शासकीय तौर पर पुरस्कृत किया जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा हम देख सकते हैं विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। तो ऐसी जो भाषा है वह शास्त्रीय भाषा है, उसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जाती है। तो यह सब इसके फायदे हो गए। प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि हम देख सकते हैं कैसे इससे जो रिलेवेंट है, जो कि हम देख सकते हैं भाषाओं से आधिकारिक भाषा एवं शास्त्रीय भाषाओं से।
343 अनुच्छेद की बात करें तो यह भारत की आधिकारिक भाषा के बारे में बात करता है कि भारत की एक आधिकारिक भाषा होनी चाहिए। 344 की बात करें तो कमीशन व कमेटी तथा संसद की आधिकारिक भाषा के बारे में बात की जाती है। 344 में क्या की जाती है, कमीशन में आपको किस प्रकार से भाषा यूज़ करनी है, कमेटी व संसद की आधिकारिक भाषा के रूप में किस प्रकार से इसको लेकर चलना है। 345 में हम देख सकते हैं कि राज्य की आधिकारिक भाषा के तौर पर बात की जाती है, जो हमारे राज्य होते हैं उसकी आधिकारिक भाषा की बात की जाती है। 346 के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उनको संबंधों को स्थापित करने के लिए, अपने संवादों को करने के लिए किस प्रकार से भाषा का यूज किया जाना चाहिए, इसके बारे में प्रावधान करता है। 347 अनुच्छेद की बात करें तो यह किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, यानी किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे कि अल्पसंख्यकों की भाषा हुई, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा जैसे कि बुंदेली बघेली हुई, तो हम देख सकते हैं इस प्रकार से इसको लेकर चला जाता है 347 के अंतर्गत। 348 की बात करें तो हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की भाषा इसके अंतर्गत आती है। 349 की बात करें तो इसको कानून बनाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसके बारे में प्रावधान 349 के अंतर्गत रखे गए हैं। 350 की बात करें तो अपनी भाषा के साथ किसी संस्थान में संवाद करने, यानी अपनी भाषा को लेकर आप जाते हैं, मान लो कोई ट्राइबल व्यक्ति है और वह किसी भी ऑफिस में जाता है, उसको काम पड़ता है तो वह अपनी भाषा में वहाँ पर बता सकता है, और हम देख सकते हैं उसके लिए वहाँ पर ट्रांसलेटर की व्यवस्था की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जो 2 भाषाओं का ज्ञान रखता हो, जो कि वहाँ पर संस्थान में उसकी जानकारियों को दे सके। तो इस प्रकार की बात 350 के अंतर्गत की जाती है, आपको याद रखना है। 350A यह संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। जहाँ भी ABC इस प्रकार की बातें होती हैं तो उसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है, आपको याद रखना है। 350A के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा प्रारंभ करने की बात की जाती है। यदि कोई बच्चा अपने घर से निकल कर जाता है तो उसको मातृभाषा की जानकारी होती है, यानी मम्मी पापा के द्वारा या अपने समाज में बोली जाने वाली सामान्य भाषा की जानकारी उसके पास होती है, और सीधे तौर पर वह किताबें पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आती, इसलिए उसकी मातृभाषा से थोड़ी सी बातों को कन्वर्ट करके उसको यहाँ पर स्कूल में समझाया जाता है। 350B की बात करें तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। वह क्या करता है कि साल भर इनकी रिपोर्ट तैयार करता है कि किस प्रकार से अल्पसंख्यकों की भाषा को संरक्षित किया जा रहा है, उनको लेकर चला जा रहा है। 351 की बात करें तो हिंदी भाषा को भविष्य में विस्तार की बात की जाती है कि हिंदी भाषा का विस्तार हमें किस प्रकार से करना है, तो यह सब अनुच्छेद आपकी भाषा को लेकर दिए गए हैं। अनुच्छेद के भाग 17 में भाषा की बात की जाती है, लैंग्वेज की बात की जाती है, तो आपको याद रखना है 17 भाषा के नाम से, और आप आसानी से जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार से हमने शास्त्रीय भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी डाइट बाय मनी पांडे से, और करते रहें अपना अध्ययन। पॉलिटी के हम देख सकते हैं कि हमारे 92 लेक्चर आ चुके हैं, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट करा दी गई है। सारे लेक्चर को देखिए और आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऐसे बच्चों तक लेक्चर्स को पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो उस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। सभी लेक्चर्स आपके लिए निःशुल्क हैं, और भविष्य में भी सारे जो भी आने वाले लेक्चर हैं वह निःशुल्क होंगे। आपको बस क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है, या फिर आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आप लिंक पर जाइए और अपने लेक्चर्स को देखिए। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।